कमल कुमार, इनका सवाल है कि अगर ब्रिटिश इंडिया में नहीं आते तो क्या आज भी छुआछूत, सती प्रथा इस जैसी सब कुप्रथाएं हमारे समाज में शुरू रहती। आपने सवाल तो बहुत अच्छा पूछा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो किताबें लिखी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और दूसरी एक किताब, इन किताबों की प्रस्तावना में ये बात कही है। यानी वो जिंदगी भर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते आए, उनके खिलाफ आंदोलन करते आए, उनकी बदमाशियां उजागर करते आए, लेकिन उनके योगदान को भी स्वीकारते आए। महाराष्ट्र में एक शब्द का बहुत उपयोग होता गया, वाघिणीचे दूध, शेरनी का दूध। इंग्लिश भाषा को वाघिणी का दूध कहा गया, शेरनी का दूध कहा गया। जैसे ही भारत में लोग सीखते गए, इंग्लिश भाषा सीखना पड़ता था उन दिनों में। लॉर्ड मैकॉले ने जो भी शिक्षा पद्धति भारत में शुरू की थी, ये इंग्लिश भाषा सीखने के बाद में वो पूरे दुनिया का लिटरेचर, यूरोप में जो प्रसिद्ध होता है वो लिटरेचर पढ़ सकते थे, और उस कारण उनको कई बातों का ज्ञान हुआ। लोकतंत्र क्या होता है, ब्रिटेन में लोकतंत्र कैसा एस्टेब्लिश हो रहा है, अमेरिका में कैसा लोकतंत्र एस्टेब्लिश हुआ है, बाकी भी यूरोप के देशों में लोकतंत्र कैसे एस्टेब्लिश हो रहा है, इक्वेलिटी नाम की क्या चीज है, फ्रेटर्निटी नाम की क्या चीज है, लिबर्टी को इतना महत्व क्यों है, इंसान इंसान के बराबरी का होना चाहिए, इक्वेलिटी, ये सब बातें भी उनको पता चलते गई। और जिन अंग्रेजों ने ये इंग्लिश या फिर पढ़ाई भारत में शुरू की थी कि उनको ब्यूरोक्रेसी मिले, और ये ब्यूरोक्रेसी के जरिए भारत में अपनी हुकूमत एस्टेब्लिश करे, उसी शिक्षा पद्धति के कारण ये ज्ञान इन लोगों को मिला। और फिर चाहे लोकमान्य तिलक हो, दादा भाई नौरोजी हो, फिर आगे चलकर महात्मा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू हो, ये सब लोग इसी ज्ञान के आधार पर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े रहे। ये बात तो सही है। आज जो भारत हमारे हिस्से में आया, उसमें ब्रिटिशों का बहुत बड़ा योगदान है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। गांधी जी का ग्राम स्वराज्य आपके सामने रखते वक्त जिन लोगों ने वो पढ़ा नहीं है, ये पूरी की पूरी सीरीज यूट्यूब चैनल मेरे उपलब्ध है, श्याम मानव चैनल ढूंढिए, वहां से निकालिए, सुनिए। उसमें मैंने बहुत विस्तार से ये बातें रखी है कि यह भारत में जो एक स्वावलंबी भारत था, आर्थिक दृष्टि से पूरी तरह हर गांव स्वयंपूर्ण था, उस अर्थव्यवस्था को खत्म करने का काम ब्रिटिशों ने किया है। दूसरी तरफ लोकतंत्र की नींव डालने का अवसर भी ब्रिटिशों के कारण ही मिला है। कल्पना करो कि हमारे देश पर अगर ब्रिटिशों का राज्य नहीं होता, 150 सालों तक उन्होंने, या फिर 90 साल, 1987 के बाद 1947 तक, ये 1991 आज तक बेरोक-टोक उन्होंने भारत पर राज नहीं किया होता, तो क्या हमें आज जैसा भारत है वैसा हमें मिलता? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा एक पुरोगामी व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता? डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जैसा एक दलित जाति में जन्म लिया हुआ इंसान हमारा लॉ मिनिस्टर बन सकता? और हमें इतनी सुंदर कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने दी, ये अवसर बाबा साहब को मिलता?
ये संभव नहीं था। खुद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के जीवन के अनुभव बहुत कड़वे हैं। वो पढ़ाई उनकी अच्छी होने के बाद में डॉक्टर सयाजीराव गायकवाड़, बड़ौदा संस्थान के जो राजा थे, उनके संस्थान में नौकरी करने गए। जन्म से शूद्र जाति में पैदा हुए थे, दलित थे, अस्पृश्य थे। उनका चपरासी भी उनके साथ में, क्योंकि वो अपने आप को ऊंची जाति का समझता था, गंदा व्यवहार करता था। बाबा साहब जी ये अपमान सहन नहीं कर पाए, उन्होंने नौकरी छोड़ दी। सयाजीराव ने उनको काफी मदद की थी। प्रदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी, स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए मदद की थी। बाबा साहब प्रदेश में गए, ज्यादा सीखे, ज्यादा डिग्रियां प्राप्त की, फिर सयाजीराव गायकवाड़ के संस्थान में बड़े पद पर अधिकारी कर वो शामिल हुए। अब उनको लगा कि मैं इतना ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, इतना बड़ा अधिकारी बना हूं, तो मुझे एक अधिकारी को जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिलेगा। लेकिन इतने बड़े अधिकारी कर ज्वाइन होने के बाद भी उनको उसी ढंग का अपमान झेलना पड़ा। वो सहन नहीं कर पाए और उन्होंने छोड़ दिया। इसीलिए मैं बाबा साहब को बहुत मानता हूं। इंसान के जिंदगी में सबसे बड़ी चीज होती है आत्मसम्मान। मैं इतना विद्वान हूं, पीएचडी मैंने प्राप्त की है, अनेक विषयों का मुझे बहुत बड़ा ज्ञान है। मैं चाहता तो अमेरिका में, यानी बाबा साहब को क्या मन से लगता होगा उसकी बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। बाबा साहब चाहते तो अमेरिका में बड़े ओहदे की नौकरी उनको मिल सकती थी, ब्रिटेन में बड़े ओहदे की नौकरी उनको मिल सकती थी, और इक्वल सम्मान भी मिल सकता था, जहां उनके साथ में कोई अस्पृश्यता से व्यवहार नहीं करेगा। उनकी जगह अगर कोई भी व्यक्ति होता, तो जिस देश में मुझे आत्मसम्मान नहीं मिलता, इतनी डिग्रियां प्राप्त करने के बाद में, ऐसे देश में मैं रहूंगा नहीं, ऐसा निश्चय करता, और अमेरिका में या फिर ब्रिटेन में एक बड़े, जिसमें बहुत पगार प्राप्त होता है, ऐसे नौकरी प्राप्त कर आराम से जीवन जीता। कम से कम आत्मसम्मान से तो जी पाते। लेकिन जहां उनके जन्म के कारण बार बार अपमान होता है, ऐसे भारत में वो आए, रहे, झगड़ते रहे। इसीलिए ये बात उनको महापुरुष बनाती है। क्योंकि मैं तो ठीक है, मैंने बाहर आने की कोशिश की, मैं आया हूं, लेकिन मेरे बाकी जो साथी है, जो अस्पृश्यता का दाह अनुभवते हैं, उनको मुझे बाहर निकालना है। ये जिम्मेदारी उन्होंने मानी लड़ाई की। और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कभी स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल नहीं हुए। फुले जी कभी स्वतंत्रता आंदोलन से नहीं जुड़े। शाहू महाराज कभी स्वतंत्रता आंदोलन से नहीं जुड़े। आगरकर तो स्वतंत्रता आंदोलन के पहले सामाजिक सुधार आने चाहिए ऐसा मानने वाले थे। इन लोगों ने सबसे पहले सामाजिक सुधार को महत्व दिया, और इन लोगों की मान्यता थी कि जब तक अंग्रेज है तभी यह सामाजिक सुधार संभव है, और इसलिए अंग्रेजों का राज रहे तो चलेगा, लेकिन पहले सामाजिक सुधार होने चाहिए। तो अंग्रेजों के कारण, अंग्रेजों का राज यहां होने के कारण, हमें इन अलग अलग विषयों का, ये वाघेणी का दूध जो हमने पिया, इंग्लिश भाषा हमने प्राप्त की, उस कारण हमें कई चीजों का ज्ञान हुआ। इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, जस्टिस, इसका महत्व हम समझ पाए। स्वतंत्रता आंदोलन खड़ा हुआ, देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, और लोकतंत्र आया। समझो हमारे देश में ऐसा नहीं होता। अंग्रेज अगर 150 साल इस देश में रहे, नहीं रहते।
क्या होता? हमारा देश देश ही नहीं बनता। सबसे पहली बात, कई स्टेट्स होते, कई स्टेट्स मुस्लिम राजाओं के कब्जे में थे। समझो ऐसा हम मान ले कि जो स्टेट्स मुस्लिम राजा के कब्जे में है, वे सभी स्टेट्स हिंदू राजा के कब्जे में आए होते तो क्या होता? क्या होता? 150 साल पहले जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था यहां शुरू रहती। अस्पृश्यता वैसे ही शुरू रहती जैसा फुले जी के समय में थी। पूना में केवल 150-200 साल पहले की यह बात है। अगर कोई दलित व्यक्ति है, अस्पृश्य व्यक्ति है, उसको दोपहर के कड़क धूप में अगर चलना है, मई जैसे महीने में, वो चप्पल बनाता है, इसके बावजूद उसको चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था। कड़ी धूप में उसने बगैर चप्पल चलना चाहिए और उसके पांव के छाप रास्ते पर नहीं पड़े, इसलिए उसने पीछे बबूल की झाड़ू लगानी है ताकि वहां कोई छाप न बाकी रहे। थूकने के लिए गले में मड़का बांधना है। अस्पृश्य को जानवर से भी बदतर जीवन जीना है। कुत्ता छुआ तो चलता है, गधा छुआ तो चलता है, लेकिन इंसान छुआ तो नहीं चलता है। और शूद्रों को तो कोई महत्व ही नहीं है, उनका स्थान ही एकदम निचला है। ये जो गलत धारणाएं, जाति व्यवस्था हमारे समाज में पनप चुके थे, वो कम ज्यादातर वैसे ही कायम रहती। स्त्रियों का दुय्यम स्थान वैसे ही कायम रहता। अस्पृश्यता शायद वैसे ही कायम रहती। हिंदुओं का राज आता, लोकतंत्र नहीं होता, राजाओं का शासन होता। भारत में 50-100 तो भी स्टेट्स होते जो अलग अलग राजाओं के, फिर आपस में झगड़ते रहते, युद्ध करते रहते, नहीं रहते, इसके बारे में बहस हो सकती है। लेकिन ये जो सुधारणावादी बदलाव हुए, वो होने की गुंजाइश कम होती। बाकी दुनिया में ऐसा हुआ है कि नहीं है ना? अरबस्तान को देखिए। अरबस्तान में इतनी अमीरी है, अरेबिया में, वहां की हर औरत शॉपिंग के लिए पेरिस जाती है, लंदन जाती है, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन जाती है, लेकिन उसको अभी तक कार चलाने का अधिकार नहीं था, घूंघट के बिना चलने का अधिकार नहीं था। पति के और किसी एक पुरुष के साथ होने के बिना वो अकेली कहीं जा नहीं सकती थी। केवल शॉपिंग के लिए जो पेरिस जाती है, लंदन जाती है, वॉशिंगटन या फिर न्यूयॉर्क जाती है। अफगानिस्तान की स्थिति देखिए, अरबस्तान की स्थिति देखिए, कुछ मुस्लिम कंट्रीज की स्थिति देखिए। तो ये बदलाव तो अपने आप नहीं होते हैं। आज भारत में भी, जैसा आपने सवाल पूछा, वैसी कई कुप्रथाएं शुरू रही थी, आज भी है, कई कुप्रथाएं शुरू है। लेकिन कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर हमने समानता स्वीकारी है, लिबर्टी को महत्व दिया है, वो हमारे कायदे कानून का हिस्सा है। ये सब बातें नहीं होती। राजाओं का राज रहता, हिंदू राजा का राज रहता,
और उसके साथ में वर्ण व्यवस्था, अस्पृश्यता, ये सब चीज़ें शायद कायम रहती। जिन्हें आपने जो कहा वो बात सही होती।